दिल से ईमा को दूर मत करना, दिल से ईमा को दूर मत करना, दिल का आईना चूर मत करना। आगे बढ़ने का गर शौक है तुम्हें, आगे बढ़ने का गर शौक है तुम्हें, तो जिंदगी में गुरूर मत करना। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पीके सर, उपस्थित हूं आपके पसंदीदा चैनल प्रद्योत गुरुकुल में। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हिंदी भाषा से संबंधित है। हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न एकादशी 5। एकादशी 5वीं एकादशी है। इस एकादशी में 11 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं। हिंदी भाषा के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें संकलित किए गए हैं, उन पर बात करेंगे और उनकी व्याख्या भी करेंगे। यदि आप यूपी टेट, सुपर टेट, रीट या अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थी हैं तो यह एकादशी आपके लिए विशेष उपयोगी है। इसके अलावा यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी एसआई एवं यूपी से संबंधित जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहां हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके विद्यार्थी आप हैं तो आपके लिए यह एकादशी अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है। आइए देखते हैं प्रश्न एकादशी का पहला प्रश्न। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 17, 18, 19 या 22? तो पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विकल्प डी सही है। 22 भाषाएं कौन सी हैं? आइए जान लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। जब संविधान लागू किया गया था उस समय संविधान में 14 भाषाएं थीं। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ जिसमें 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गईं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ जिसके द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ दी गईं। वो 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली थीं। इस प्रकार वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। अन्य विकल्पों में 17, 18 और 19 दिया गया है। हिंदी की बोलियां 17 हैं। कुछ विद्वान 17, कुछ 18 व कुछ 19 भी मानते हैं। तो पहले प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ 1954 में, 1961 में, 1967 में या 1976 में? तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग का गठन 1961 में। विकल्प बी सही है। दूसरे प्रश्न का विकल्प बी सही है। 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग शब्दावली आयोग का गठन हुआ था 1961 ईस्वी में। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। 1954 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई। अगला विकल्प 1967। 1967 में राजभाषा अधिनियम संशोधित हुआ था जो 1963 में बना था जिसमें 9 नियम थे। 1976 इसमें भी राजभाषा अधिनियम बना जिसमें 12 नियम थे। तो दूसरे प्रश्न का विकल्प बी सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। यदि आप टीजीटी, पीजीटी या जूनियर स्तर पर हिंदी के अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर, हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप निश्चित ही सफलता तक पहुंचेंगे। आपकी सफलता की राह प्रद्योत गुरुकुल के साथ जुड़कर जरूर ही आसान होगी। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल नियम हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 में कितने नियम हैं? 9, 16, 12 या 18? तो राजभाषा अधिनियम 1976 में 12 नियम हैं। तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। कितने नियम हैं? 12। राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल नियमों की संख्या 12 है।
इस प्रकार तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955, 1956, 1961, 1978। चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है ए। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी में हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे, जिन्हें संक्षेप में बीजी खेर भी कहा जाता है। यह तत्कालीन मुंबई के मुख्यमंत्री थे। तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। चौथे प्रश्न का विकल्प ए सही है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संसद की भाषा उपबंध है अनुच्छेद 120 में, 210 में या 343 में। तो संसद की भाषा से संबंधित उपबंध पूछा गया है, कौन से अनुच्छेद में है? पांचवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, अर्थात संसद की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 120 है। संसद की भाषा का उपबंध है वह अनुच्छेद 120 में है। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। अन्य विकल्प दिए गए हैं 120, 210, 343 और 351। 210 अगला विकल्प है 210। तो 210 अनुच्छेद 210 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडलों में बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह बात कही गई है 343 में। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। और 351 अनुच्छेद में कहा गया है हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक निर्देश। 351 अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार पांचवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। संसद की भाषा का उपबंध है, संसद की भाषा उपबंध अनुच्छेद 120 में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। खलटाही का दूसरा नाम है। खलटाही का दूसरा नाम क्या है? खलटाही का दूसरा नाम बघेली, बुंदेली, ब्रजी या छत्तीसगढ़ी। तो खलटाही का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है। विकल्प डी सही है। छत्तीसगढ़ी को खलटाही नाम से भी जाना जाता है। अन्य विकल्पों पर भी बात कर लें। बघेली को रीवाई या बघेलखंडी भी कहा जाता है। बुंदेली को बुंदेलखंडी कहा जाता है। बुंदेली भाषा में ईसुरी के फाग बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ईसुरी ने जो फाग लिखे हैं वो बुंदेली भाषा में हैं। और ब्रजी अर्थात ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। गंगा और यमुना के मध्य बोली जाने वाली ब्रज भाषा अंतर्वेदी कहलाती है। इस प्रकार छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है। खलटाई का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी। देखते हैं सातवां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। सातवां प्रश्न। राजभाषा अधिनियम 1976 में क वर्ग क्षेत्र में नहीं है। क वर्ग क्षेत्र में नहीं है ये पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो क वर्ग क्षेत्र में कौन सा विकल्प नहीं है? सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, अर्थात पंजाब। राजभाषा अधिनियम 1976 में क वर्ग क्षेत्र में पंजाब नहीं है। फिर क वर्ग क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? आइए इन पर भी बात करते हैं। तो राजभाषा अधिनियम की क श्रेणी में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनकी भाषा हिंदी है उन्हें स्वीकार किया गया है, जिनमें 10 राज्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। ये 10 राज्य क वर्ग श्रेणी में हैं, जिनमें से पंजाब नहीं है। सातवें प्रश्न का विकल्प ए सही है। ख वर्ग श्रेणी में कौन से राज्य हैं? ख वर्ग श्रेणी में ऐसे राज्यों को रखा गया है
जिनके लिए पत्र व्यवहार द्विभाषी होगा। क वर्ग में केवल हिंदी और ख वर्ग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों। इनमें ख वर्ग में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है। ग वर्ग जिसमें पत्र व्यवहार सिर्फ अंग्रेजी में किया जाए ऐसे राज्यों को रखा गया है। तो ग वर्ग श्रेणी में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं दक्षिण भाषी क्षेत्र रखे गए हैं। इस प्रकार 7वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। देखते हैं अगला प्रश्न 8वां। सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। कोंकणी, गोवा, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ भाषा। कोंकणी भाषा गोवा की है, यह सुमेलित है। अगला विकल्प अंग्रेजी, मणिपुर, यह भी सुमेलित है। मणिपुर की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है। तीसरा विकल्प कन्नड़, कर्नाटक, कन्नड़, कर्नाटक, यह भी सुमेलित है। और चौथा विकल्प है त्रिपुरा, पंजाबी, त्रिपुरा, पंजाबी, यह सुमेलित नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही हुआ। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजभाषा बंगला है, त्रिपुरा की राजभाषा बंगला है और पंजाबी पंजाब की राजभाषा है। इस प्रकार डी विकल्प सुमेलित नहीं है, अर्थात 8वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। वर्णन है अनुच्छेद 343 में, 344 में, 345 में, 346 में। तो यह वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह वर्णन है अनुच्छेद 343 में। अर्थात अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें एक बात और कही गई है, अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आइए देखते हैं अन्य विकल्पों को। बी विकल्प में 344 अनुच्छेद दिया गया है। 344 अनुच्छेद में क्या है? राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समिति का गठन 344 अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345 में बताई गई हैं। 346 में क्या है? 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का उपयोग, यह बताया गया है 346 में। 346 में अर्थात इस प्रकार से 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला टीजीटी पीजीटी में प्रतिवर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। किसे भाट भाषा भी कहा जाता है? कौन सी भाषा को? पिंगल को, डिंगल को, बघेली को या हरियाणी को? इन 4 भाषाओं में से कौन सी भाषा है जिसे भाट भाषा भी कहा जाता है? तो भाट भाषा कहा जाता है, भाट भाषा डिंगल को। भाट भाषा किसे कहा जाता है? डिंगल को। 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, अर्थात डिंगल को भाट भाषा कहा जाता है। अब अन्य विकल्पों पर भी बात कर लेते हैं। पिंगल, आदिकाल की 2 प्रमुख शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। इन्हें भाषा भी कहा जाता है, भाषा भी बोला जाता है। पिंगल में क्या है? अपभ्रंश भाषा जब ब्रज भाषा के साथ मिली तो जो भाषा बनी उसे पिंगल कहा गया। अर्थात अपभ्रंश और ब्रज के योग को पिंगल, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग को डिंगल कहा जाता है। पिंगल भाषा कोमलकांत पदावली से युक्त होती है और डिंगल भाषा कठोर कर्कश शब्दावली से युक्त होती है। इसे भाट भाषा कहा जाता है। आइए अन्य विकल्पों पर भी बात करते हैं। सी विकल्प में दी गई है बघेली। बघेली को ऊपर बताया गया है रीबाई भी कहा जाता है और हरियाणी को बांगरू भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 10वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। किसे भाट भाषा कहा जाता है? डिंगल को। आइए देखते हैं
प्रश्न एकादशी का अंतिम प्रश्न, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी को सम्मिलित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी को सम्मिलित किया है। निमाड़ी बोली है, इसे कौन सी उपभाषा में सम्मिलित किया है? पूर्वी हिंदी में, पश्चिमी हिंदी में, बिहारी हिंदी में या पहाड़ी हिंदी में? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी को पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया है, अर्थात 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। पश्चिमी हिंदी में निमाड़ी को सम्मिलित किया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। निमाड़ी मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम निमाड़ी पड़ा है। पश्चिमी हिंदी में निमाड़ी के अतिरिक्त सामान्यतः 5 बोलियां मानी जाती हैं: कन्नौजी, कौरवी, ब्रज, बुंदेली और बांगरू। अन्य विकल्पों पर भी बात करते हैं। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी और पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, या कुछ लोग इसके अंतर्गत पहाड़ी के अंतर्गत नेपाली, कुमाऊनी और गढ़वाली 3 बोलियां मानते हैं। इस प्रकार 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी को सम्मिलित किया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इस प्रकार आज की एकादशी पूर्ण हुई। आपको एकादशी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको एकादशी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।